नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। बिहार से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। मेरे साथ आज चर्चा में बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। अतुल जी, बहुत मेरे बहुत साथ धन्यवाद। जुड़े हुए हैं मनीष वत्स जी, जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं मनीष जी। मनीष जी, बताइए क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे? क्या कौन है हो रहा है ट्रोल और कौन हो रहा है हिट? जी, अभी तो बिहार में जिस तरह से चुनाव का गहमागहमी है और चुनाव लगभग तय है होना, जैसा कि लोग अंदाजा लगा रहे थे कि चुनाव नहीं होगा, लेकिन अब तो लगभग तय है कि होना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना चुनाव प्रभारी लगभग तय कर दिया। अभी फाइनल डिसीजन आया नहीं, लेकिन लगभग तय है कि देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र बिहार के चुनाव प्रभारी होंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, उनका लगातार ट्विटर पे जिस तरह से हमलावर है नीतीश कुमार पे कोरोना और बाढ़ को लेकर। अभी तो उन्होंने कल मुद्दा उठाया था कि बिहार में जो जांच हो रहा है अस्पतालों में, वो पैसे लेकर जांच किए जा रहे हैं। इसके अलावा जांच की संख्या पे भी उन्होंने सवाल उठाया है। जो एंटीजन किट से जांच हो रहा है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया है कि जो नॉर्मल जांच हो रहा है वो नीतीश कुमार क्यों नहीं करवा के रैपिड एंटीजन किट से जांच क्यों करवा रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा झोल है, ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। हालांकि जेडीयू ने भी उनके उनके आरोप पर जवाब दिया है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है, कल ललन सिंह ने चिराग पासवान पे बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने उसको कालिदास कहा और कहा कि जिस पेड़ पे बैठते हैं उस पेड़ को ही काटने में वो लगे हुए हैं। हालांकि लोजपा ने भी ललन सिंह को सूरदास कहा है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जेडीयू सवाल उठा रही है वो प्रधानमंत्री पे सवाल उठा रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया था वो प्रधानमंत्री के ट्वीट का कोट था। तो अगर जेडीयू सवाल उठा रही है लोजपा पे और कालिदास कह रही है, तो निश्चित तौर पे वो प्रधानमंत्री को कह रही है। इसके अलावा बिहार में बाढ़ की स्थिति भी गंभीर है। लगभग 75 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ पीड़ित अभी हैं। 16-17 जिले प्रभावित हैं। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री पे भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जिस तरह से पैसा लेकर, जिस तरह से बिहार में जो फंड्स मिल रहे हैं, इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम फंड पैकेज, उसका कितना पैसा खर्च हुआ है स्वास्थ्य मंत्री बताएं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में झूठ बोला है कोरोना को लेकर। तो इस तरह के हमले बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और चुनाव को लेकर ज्यादा लोग अभी ट्विटर पर ही बात कर रहे हैं। लोगों से तो मिलना और जनता के बीच जाना मुश्किल है। जी 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 जी। रवि जी, बड़ी दिलचस्प बात है कि बिहार में जो प्रभारी बने हैं वो बने देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं बिहार। और अभी हम देख रहे हैं सुशांत वाले मामले में बिहार और महाराष्ट्र में तनातनी कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो ये भी बड़ा एक दिलचस्प बात है। आप कैसे देखते हैं जो प्रभारी बनाया है उनको? बिल्कुल में जो हुई है उसको लेकर देश दुनिया पूरा मीडिया भर भर के खबरें छाप रहा है। अपनी अपनी एक्सक्लूसिव खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, टेलीविजन जो न्यूज़ चैनल हैं उन पर कम से कम 3-4-5 घंटे का कवरेज सुशांत सिंह राजपूत के मामले को मिल रहा है। और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प एक बात है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तो महाराष्ट्र के रहे हैं, लेकिन बीजेपी में वो केंद्रीय संगठन में शायद उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो महासचिव स्तर के पदाधिकारी होते हैं उनको, या बड़े जो पदाधिकारी हैं उनको राज्यों का चुनाव प्रभारी बनाया जाता है। लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस को बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया जा रहा है तो सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सुशांत सिंह राजपूत के मामले को वोटों में बदलने की नीयत और मंशा रखती है।
लेकिन मुझे एक बहुत निजी तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस नियुक्ति के बाद, फडणवीस की नियुक्ति के बाद प्रभारी के तौर पर मुझे लगता है कि ये भी संभव है अतुल जी कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से किसी को चुनाव भी लड़ाया जाए। हालांकि अब ये सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का निजी मसला है, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रलोभन, ऐसा कोई प्रस्ताव सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को बीजेपी या जेडीयू की तरफ से जाता है, तो इसमें अब हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु है उसको बिहार में चुनावी मुद्दा तो कम से कम असली तौर पर वो तभी बनेगा जब राजपूत के परिवार से कोई चुनाव मैदान में उतरता है। सीधा सीधा मुद्दा तो है नहीं। जी, इसमें एक चीज और भी है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी, देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात को कहा था, और कहीं ना कहीं शायद बीजेपी ये भी प्रचारित करने का प्रयास कर रही हो कि देखिए हम सुशांत वाले मुद्दे पर साथ में हैं, और कहीं ना कहीं जो एक बिहार और महाराष्ट्र के बीच में एक छोटा सा एक कॉन्फ्लिक्ट सा भी क्रिएट हो गया इस इशू को लेकर, तो कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ा मार्जिनलाइज किया जा सकता है। वो अतुल जी, लोकसभा चुनाव होता तब ये इक्वेशन ज्यादा इफेक्टिव होता दोनों राज्यों के बीच में, लेकिन चूंकि ये विधानसभा चुनाव है और शिवसेना कहीं से भी स्टेक पे नहीं है, कांग्रेस स्टेक पे है तो ठीक है, लेकिन शिवसेना चूंकि बिहार चुनाव में कहीं स्टेक पे नहीं है, इसलिए भावनात्मक तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जांच का मसला जो है वो बीजेपी भुनाने के प्रयास में है। और मुझे, जहां तक मैं फिर से दोहराऊंगा, मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाने की बात भी हो सकती है। एक चीज मुझे ये भी लगती है रवि जी कि ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से शिवसेना ने बीजेपी को महाराष्ट्र में धोखा दिया और कांग्रेस और एनसीपी के सपोर्ट से सरकार बनाई, और वो चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव भी मोदी के नाम पर और मोदी के मुद्दे पे कहीं ना कहीं लड़ा गया था, तो कहीं ना कहीं वो एक जो सेंटिमेंट है उसको भी भुनाने का प्रयास शायद करें, और कांग्रेस यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, ये ध्यान रखना चाहिए हमें। और इसके साथ ही जो चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं, तेजस्वी ने भी कई बयानबाजी शुरू कर दी है। अनीता जी, बिहार में अब चुनाव की सरगर्मियां, पहले तो आपका स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़ी, और बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में अब चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं बहुत तेजी से। हम लोग चर्चा कर रहे थे, देवेंद्र फडणवीस को बिहार का प्रभारी बनाया है बीजेपी ने, और तेजस्वी ने, विपक्ष ने तो एक तरफ हमला बोला ही हुआ है सत्तारूढ़ दल पर। यही सत्तारूढ़ दल के जो अपने घटक हैं वो भी आपस में सिर फुटबल करते नजर आ रहे हैं। और अभी जो कल कालिदास और सूरदास वाली बात चल रही थी, उसमें एलजेपी ने अब ये कहा है कि जेडीयू ने जो ये कालिदास का जो आरोप लगाया है वो मोदी पर लगाया है, चिराग पासवान पे नहीं लगाया, क्योंकि चिराग पासवान का जो वक्तव्य था वो मोदी जी को संदर्भ में लेते हुए था। अब ये जो मामला देखना दिलचस्प हो गया कि क्या विपक्ष से लड़कर सत्ता पक्ष पराजित होगा या आपस में ही लड़कर अपनी छुट्टी करेंगे? आपका क्या कहना है अनीता जी? देखिए, अगर चिराग पासवान लगातार इसी तरह से या रामविलास पासवान जो है इस तरह के वक्तव्य देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो जो गठबंधन है उसको जरूर भुगतना पड़ेगा। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी इन दोनों को सजग होके या तो बातचीत, टेबल पे बातचीत करते हुए इस मसले को रिजॉल्व करना चाहिए, या ऐसी बयानबाजी से तीनों ही पार्टियों को बचना चाहिए अगर ये एक साथ चुनावी मैदान में जाने को राजी हैं तब। दूसरी बात कि फडणवीस को बिहार का इंचार्ज बना दिया गया है। फडणवीस, आप देखेंगे कि अगर हम मुंबई जाते हैं तो मुंबई, खासकर मुंबई में एक बहुत बड़ा तबका जो है, जो पूर्वांचलियों का तबका है, और उसमें से 80% जो लोग हैं वो बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हर लेवल पे हैं, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, या इंटेलेक्चुअल हो, या ब्यूरोक्रेट हो। अभी आप देखेंगे महाराष्ट्र में अगर ब्यूरोक्रेसी की बात देखें तो मेरे जानने में कम से कम 10 ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, वो बिहार के हैं। तो ये फडणवीस अगर वो आते हैं तो जाहिर सी बात है वो नब्ज कहीं ना कहीं की जानकारी उनको है कि जो बिहारी प्रवासी है वो उसको किस तरह से मनाना चाहिए, उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। और ज्यादातर प्रवासी जो हैं वो नाराज होके या दुख के साथ या परिस्थितियों के वजह से वो बिहार में जा चुके हैं। रही बात
सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा, तो जब भी ये मुद्दा राजनीतिक तौर पे लेगा, मैं बीइंग बिहारी मैं पर्सनली बता रही हूँ कि इस मुद्दे का अगर वो चुनावी मैदान में इमोशनल कार्ड खेलने जाएंगे तो लोग उससे बिफर सकते हैं। बिहार में बच्चों को इनकैश करना और उसको मौका परस्ती के साथ उसका अपॉर्चुनिटी गेन करना, शायद ये बिहारी ब्लड जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो ये बैकफायर भी हो सकता है अगर सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को बीजेपी उठाती है। तो बीजेपी उसकी संवेदनाएं जरूर ले सकती है कि हम इसके साथ करें। देखिए महाराष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, देखिए उस एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए कैसा है जो इंसाफ नहीं दिलवाता है, एक बिहारी को इंसाफ नहीं मिलता है। लेकिन वो संवेदनाएं जो हैं वो वोट में कन्वर्ट हो सकती हैं। लेकिन अगर उनकी फैमिली के कोई भी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में वो लगे, देखो बेटा मर गया और बाप जो है वो इस बुढ़ापे में चुनाव लड़ने चला है, उसका फायदा उठाने चला है, अपने बेटे की मौत का फायदा उठाना। तो ये बैकफायर हो सकता है। लेकिन हाँ, ये संवेदनाएं जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन पे लगातार वार किया जाएगा अपने बयानों के दौरान, अपने भाषणों के दौरान, उसका कहीं ना कहीं फायदा बिहार में जरूर मिल सकता है। जो प्रवासी वहां गए हैं उनको मनाना बेहद जरूरी है कि आपके लिए हम कितने खास हैं। आप जब हमारी रिजीम थी तो आपको कितनी इज्जत दी गई थी, आज आप कहां से कहां आ गए हैं, आपके बिहार को कितना बरकत की और प्रतिष्ठा की कितनी जरूरत है। ये सारी बातें हो सकती है। लेकिन अभी पेच वही है कि जेडीयू को क्या एलिमिनेट करने की एक साजिश तो नहीं है, क्योंकि गठबंधन में नीतीश कुमार पे चौतरफा वार लगातार उनकी पार्टी के एलजेपी की तरफ से शब्दों का वॉर हो रहा है। विपक्ष नाराज है, जनता के बीच में कहीं ना कहीं असंतुष्टि है, उनको उद्घाटन से फुर्सत नहीं मिल रहा है, दर्द को वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो उस दर्द को जब तक वो फील नहीं करके उसमें इन्वॉल्व होके अपने राजनीतिक मैदान में नहीं जाएंगे, तब तक इस बार नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन सवाल फिर वही हो जाता है कि आखिर अगर बीजेपी अकेले जाती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री अगर सुशील मोदी के दम पे वो लड़ना चाहती है वहां पे चुनाव, तो सुशील मोदी का जनाधार कहीं ना कहीं कमजोर है। जी जी जी, बड़ी दिलचस्प बात है। और सबसे बड़ी बात यही है कि महाराष्ट्र से जिस तरीके से प्रवासी बिहारियों को वापिस आना पड़ा है और जो कष्ट उन्होंने सहना पड़ा है, इतने साल जिस महाराष्ट्र के लिए उन्होंने सेवा की, दूध बेचा, ऑटो चलाए, फल सब्जी बेची, जिसको खड़ा करने में पूरी मदद की। और सही बात है, ब्यूरोक्रेसी में मतलब टॉप टू बॉटम जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, बिहारियों का कम नहीं है महाराष्ट्र में। और उसके बावजूद उन्हें जिस तरीके से वापिस आना पड़ा, तो ये भी हो सकता है कि फडणवीस को यहाँ इसलिए भेजा हो, एक तीर से दो शिकार किए जा रहे हो, कि यहाँ उनके मरहम लगाओ और जब ये प्रवासी वापिस महाराष्ट्र में आए तब तक बीएमसी के चुनाव आ जाएंगे, तो फिर उनको वहां पर भी उनको बताओ कि हम तुम्हारे घर तक आए तुम्हारे सम्मान के लिए, और अब तुम आए हो तो अपना सम्मान वापस पाओ, भाजपा को वापस इस बार बीएमसी में, क्योंकि शिवसेना के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है वहां पर। रवि जी, ये लगभग अब लग ही रहा है जिस प्रकार से चुनावी राजनीति हो रही है, कि चुनाव लगता है कि राजनीतिक दलों ने स्वीकार कर लिया है कि अब समय पर ही होंगे। इधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कल पीएमसीएच पहुंचे, उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में डॉक्टरों को पीपीई किट बांटी। तो इस तरीके की एक्सरसाइज भी शुरू हो गई है भाजपा की ओर से, अभी वर्चुअल से अब वो लोग ग्राउंड पे उतरने लगे हैं। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसमें सब साथ तो है, लेकिन आखिरी वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि अपनी नेगोशिएशंस किस तरीके से वो बेहतर कर सकें। बीजेपी शिवसेना वाली गलती, मुंबई महाराष्ट्र वाली गलती नहीं दोहराना चाहिए इस बार यहाँ। बिल्कुल सही बात है अतुल जी। महाराष्ट्र का जो राजनीति का महाराष्ट्र का जो मॉडल उभर के आया है, उसमें अब मुझे ये साफ तौर पर लगता है कि कोई भी पार्टी अब किसी पर भी आखिर तक बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करने वाली है चुनावी रणनीति में। शिवसेना और बीजेपी का तो बहुत पुराना नाता था, बहुत पुराना नाता था। जब वो इस परिणति तक पहुंच सकता है, शिवसेना गठबंधन में साथ आकर के चुनाव नतीजे आने के बाद
जिनको उन्होंने गालियां दी चुनाव प्रचार में, जिनके जिनके डीएनए को दुत्कारते रहे, और अंदर से अभी भी कहीं ना कहीं ये जो साथ है ये पच नहीं रहा होगा, क्योंकि दिमाग जो है बहुत बड़ी मशीन है, जो एक बहुत आसानी से, कुर्सी तो आपने ले ली उस गणित के थ्रू, लेकिन दिमागी तौर पर वो जो साथ है वो पच नहीं रहा होगा। बहरहाल वो मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल सामने आने के बाद अब शायद बीजेपी बिहार में बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रखना चाहेगी। और हमें याद रखना चाहिए कि 134 दिन बाद, हम लोग बिहार अपडेट पे चर्चा कर भी चुके हैं कि 134 दिन बाद जब नीतीश कुमार सार्वजनिक हुए इस कोरोना और बाढ़ के दौरान, तो उनका जो पहला ट्वीट आया उसमें उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों से कोई समझौता नहीं करने की बात जो कही थी वो बहुत अनावश्यक थी, और वो बहुत सोच समझ कर कही होगी। वो तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से कोई बहुत गैर जरूरी ट्वीट था वो, लेकिन उससे साफ होता है कि वे भी बीजेपी को कुछ बहुत साफ साफ संकेत देना चाहते हैं। बिल्कुल बात सही है, अनीता ने कहा कि एलजेपी जिस तरह से जेडीयू पर हमलावर है और परोक्ष अपरोक्ष जो बयानबाजी चल रही है, इस को लेकर तीनों जो मुख्य गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के जो पार्टनर हैं, उनको अब ये सही समय है, क्योंकि चुनाव सही समय पर होता है, तो ये बिल्कुल सही समय है कि मेज पर बैठ के कुछ बातचीत, बेसिक बातचीत कर लेनी चाहिए। जनता के बीच में अब ये संदेश नहीं देना चाहिए कि जेडीयू अपनी ढपली अपना राग अलाप रहा है, बीजेपी कुछ बहुत ज्यादा मुखर होकर बोल नहीं रही है, तो वो अपनी एक लाइन लिए हुए है, और लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान और उनके पिताजी रामविलास पासवान एक अलग राह लिए हुए हैं। लेकिन रवि जी एक चीज ऐसी नहीं लगती कि कहीं ना कहीं जैसे महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना प्रमुख घटक दल थे, ऐसे ही बिहार में भाजपा और जेडीयू प्रमुख घटक दल हैं। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी एलजेपी के माध्यम से नीतीश के ऊपर प्रहार करने की अनुमति दे रही हो, क्योंकि उसको पता है कि अगर कल को मान लो अगर जेडीयू से अलग होकर बीजेपी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी तो वो महाराष्ट्र का मॉडल सामने रख सकती है कि देखिए स्पष्ट बहुमत के लिए वोट दीजिए, क्योंकि जैसे पिछली बार जेडीयू के लिए, क्योंकि आरजेडी अछूती नहीं है, पिछली बार उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था। तो क्या ऐसी संभावना भी हो सकती है कि ये जो साइड से जो फायरिंग हो रही है ये कहीं ना कहीं जेडीयू को काबू में रखने के लिए हो रही है, और ये भी हो सकता है कि माइनस जेडीयू बीजेपी चुनाव लड़ ले वहां? बिल्कुल, देखिए राजनीति में कोई भी समीकरण अंतिम समय पर बदलना और अंतिम चुनाव के पहले बदलना और चुनाव के बाद बदलना, ये बिल्कुल अब संभव है। नैतिकता जैसी कोई बात अब रह नहीं गई है, बहुत अरसे से हम देख रहे हैं सियासत में नैतिकता जैसी कोई बात अब रह नहीं गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जेडीयू पर वहां बिहार में अंकुश लगाने के लिए ये बिल्कुल संभव है कि दिल्ली में ये रणनीति बनी हो, गुपचुप रणनीति बनी हो कि एलजेपी को खुला छोड़ दिया जाए, वो प्रहार करे, बीजेपी चुप रहे, जिससे कि नीतीश कुमार अपने पत्ते दबाव में आकर के फेंटे। एक चीज ये भी है, मैं तो यहाँ तक मान के चल सकता हूँ आज की तारीख में कि ये भी संभव है अतुल जी कि आरजेडी और जेडीयू दोबारा से एक साथ कहीं सांप्रदायिक पार्टियों से, सांप्रदायिक ताकतों से दूर रहने के नाम पर कहीं दोबारा एक 2015 जैसा कोई गणित वहां फिर से ना दिखाई पड़े। अनीता जी, रवि जी ने अभी एक बड़ी दिलचस्प बात ऐड की है कि उन्होंने एक संभावना ये भी जाहिर की है, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू पहले मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, तो कहीं ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए एक बार फिर वो लोग एक साथ आ सकते हैं क्या? अगर रवि सर ऐसा बोल रहे हैं जैसा कि पिछले चुनाव में जेडीयू ने भाजपा का दामन छोड़ते हुए आरजेडी का दामन पकड़ लिया था, लेकिन 2 साल के अंदर ही उनकी हालत खराब हो गई थी और फिर लौट के बुद्धू घर को आया था, घर वापसी उनकी हो गई थी। तो अगर फिर से वो वापस जाते हैं आरजेडी के पास, आरजेडी से बीजेपी, बीजेपी से आरजेडी, आरजेडी से बीजेपी, अगर यही कहते रहते, क्योंकि पिछली बार जब आरजेडी का दामन छोड़े थे और बीजेपी में आए थे, तो जब 2 बार ये लगातार 2-3 साल के अंदर ये वाकया हो चुका था, तब बिहार की जनता ने एक प्रश्न किया था कि आखिर वो क्या चाहते क्या हैं, क्या किस तरह से वो लड़ना चाहते हैं, खाली सत्ता में आना चाहते हैं, केवल उनकी सत्ता मोह है, या किसी भी पार्टी के साथ वो संतुष्ट नहीं रहते हैं, अपनी कोई नीति नहीं है,
किस तरह से वो चुनाव, या तो अगर आरजेडी के साथ जेडीयू जाती है तो कुछ, अगर जातिगत वोटों को देखिए तो जरूर जो है वो खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी की अगर अकेले पिछली बार जिस तरह से उन्होंने चुनावी मैदान में उतरे थे और जितने नंबर उनको आए थे अपने दम पे, तो इस बार अगर देखिए अगर वो जाते हैं तो बीजेपी को वो नंबर बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। क्योंकि पिछली बार तीनों पार्टियां, चारों पार्टियां मिलके जब चुनाव लड़ी थी तो तब भी बीजेपी जो है वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी और नंबर्स जो है वो उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उससे। तो ऐसे में देखना होगा कि जनता कितना विश्वास कर पाएगी जेडीयू पे। अगर जेडीयू पे जनता का विश्वास उड़ जाता है, नीतीश कुमार पे जनता का विश्वास उड़ जाता है, तो तेजस्वी पे तो जनता का कोई विश्वास ही नहीं है। और कांग्रेस अपने लिए कोई तैयार नहीं है, वो बीच में घुस के एक पैरासाइट, कहते हैं कि दो लोगों के बीच में कोई जब किसी पैरासाइट को जिंदा रहना होता है तो वो उनके ऊपर बस चिपक जाता है और उस बहाने वो जिंदा रहता है, वो उसको जो है ऑक्सीजन मिलते रहती है और उसकी सांसें चलते रहती हैं। तो इस हालत में कांग्रेस जो है वो बिहार में है। तो ऐसे में जनता सिर्फ जातिगत आधार पे ही वोट देगी या इस दल बदल की नीति को का आक्रोश जो है एक बार फिर से छलक जाएगा। खामियाजा उठाना पड़ेगा नीतीश कुमार को, वो अगर ऐसा कुछ होता है तो भी, और इसका सीधा सीधा फायदा आरजेडी को जाएगा, क्योंकि आरजेडी जो वोट है वो आरजेडी की तरफ जो है एकत्रित हो जाएंगे, कंसोलिडेट हो जाएंगे और उसके बाद उस वोट का फायदा जेडीयू को किसी भी हाल में नहीं मिलने वाला है। जेडीयू के वोट आरजेडी को जरूर जाएंगे। तो लगता है कि आगामी विधानसभा चुनावों में जो अभी ये परिदृश्य दिखाई दे रहा है, इससे नीतीश कोई बहुत ज्यादा बार्गेन करने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि जनता के बीच अपनी क्रेडिबिलिटी, वो शायद उनकी विश्वसनीयता वो नहीं है जो एक समय में थी। क्योंकि आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना पहली गलती, दूसरी गलती फिर उसको छोड़ देना बीच में ही और फिर वापस बीजेपी के साथ अलायंस होना, और अब लगता है कि उनकी नेगोशिएशंस पावर उतनी नहीं रहेंगी। मनीष, सोशल मीडिया पे क्या इस तरीके के कोई इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू और जेडीयू को लेकर जो ये खटपट सी एलजेपी और ये सब आ रहा है, इसमें जनता का कुछ रिएक्शन दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर? जनता का तो रिएक्शंस हैं, लेकिन मैं एक बड़ी बात अभी मैंने जस्ट फेसबुक पे संजोग से मुझे नजर आ गया। नवल शर्मा है, पहले जेडीयू के प्रवक्ता हुआ करते थे, अभी प्रवक्ता नहीं है लेकिन जेडीयू में ही है। उनका एक फेसबुक पे पोस्ट है, उन्होंने बोला है कि उन्होंने लिखा है कि जब मैं प्रवक्ता था तो जिस तरह से पहले हम भाजपा छोड़ के हम लोग लालू के साथ चले गए, फिर लालू को छोड़ के भाजपा के साथ आना पड़ा, तो हम लोग जब टीवी डिबेट में जाते हैं अपनी बातें रखने को होता है तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या रखें। कल तक जिस लालू को गाली दे रहे थे उनके पक्ष में रखना पड़ रहा था बात, फिर बाद में भाजपा को गाली देना पड़ा और उनके पक्ष में बात रखना पड़ा। तो उन्होंने उसी समय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने लिखा है कि अंदर तहमात का खेल बहुत जोर शोर से चल रहा है और ये जो जल्दी चुनाव की जल्दी है इसी कारण से है क्योंकि दोनों पक्ष भाजपा और जेडीयू कहीं ना कहीं अंदर बहुत जोर से खींचतान चल रही है और इसीलिए ये लोग जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं, खास करके नीतीश कुमार, कि कहीं भाजपा हमें बीच मझधार में छोड़ के अकेले चुनाव ना लड़ ले। तो निश्चित तौर पे हो सकता है। बाकी जहां तक बात नीतीश कुमार के की है तो नीतीश कुमार उस स्थिति में कहीं का नहीं रहेंगे, क्योंकि एक बार भाजपा उन्होंने कसम भी खाया था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। फिर अभी लालू और भ्रष्टाचार के नाम पर कसम खा के भाजपा के साथ आ गए, तो उनके साथ कुएं खाई वाली स्थिति आ जाएगी और भाजपा इसी मौके में भी है। जी, और जो मतलब हम लोग अंदेशा लगाए रहे हैं अंदर खाते नवल किशोर जी की ये फेसबुक पोस्ट से ये पता भी चल रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है और जल्दी जल्दी हो जाए ताकि किसी को मौका ना मिले कोई नया रिश्ता और नया गठबंधन बनाने का, ये रहेगा। बिहार अपडेट में आज के लिए इतना ही। आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप अपनी बातें, अपनी राय हमारे को biharupdate@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा एंड्रॉइड मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें बिहार अपडेट का, उसके माध्यम से भी हमसे जोड़ सकते हैं। चुनावी सरगर्मियां बढ़ेंगी जैसे जैसे, वैसे वैसे हम आपके पास और भी नई खबरों का विश्लेषण लेकर आएंगे। ध्यान रहे, यहाँ पर शोर नहीं होगा, यहाँ पे चीखा चिल्लाई नहीं होगी, अपनी अपनी बात कहने के लिए ये मंच है, आप भी इससे जुड़ सकते हैं। आज की चर्चा में बने रहने के लिए रवि पराशर जी आपका धन्यवाद, अनीता जी आपका धन्यवाद, मनीष जी आपका धन्यवाद।
धन्यवाद।